हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत किया। उन्होंने ही हमारे देश को आईआईटीज दिए, एम्स दिए, इसरो दिए, एटॉमिक प्लान की स्थापना की। इसके अलावा हमारे देश में एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लेके आए, उसकी वजह से उस समय हमारा देश 7th लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल इकोनॉमी भी बना। जवाहरलाल नेहरू की पॉलिसीज ने, स्ट्रैटेजीज ने हमारे देश में एक बैलेंस बना के रखा। उस टाइम हमारे देश की हालात 1947 के समय बहुत खराब थे, गरीबी थी, भुखमरी थी, एजुकेशन खत्म पे थी। इस तरह के देश को अपने हाथ में लेके नेहरू जी ने 1960s तक हमारे देश में बहुत ही अच्छी स्थापनाएं की। हेलो एवरीवन, दिस इज सौम्या फ्रॉम सौम्या स्वेल और आज हम समझेंगे कि ये जो नेहरू जी की पॉलिसीज थी, स्ट्रैटेजीज थी, क्या ये हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए काफी थी। जिस तरह का प्रेज नेहरू जी को हम लोग देते हैं, जिस तरह उन्होंने हमारे देश को संभाला, क्या वो आने वाली जनरेशंस के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल था? क्या उस बेस ने वाकई हमारे देश को डेवलप करने के लिए पूरी तरह से ऊर्जा प्रदान की थी? आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी दैट प्लीज टू सब्सक्राइब आवर चैनल। तो नेहरू जी की जो अच्छी चीजें थी, जिन्होंने एक्चुअली हमारे देश को बहुत ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट किया, वो था सबसे पहले हमारे देश को उन्होंने जो साइंटिफिक टेन्योर के एक इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड किए, जैसे कि आईआईटीज हैं, एम्स हैं। इन सारी चीजों ने हमारे एजुकेशन सिस्टम को बहुत स्ट्रांग बनाया। इसके अलावा नेहरू जी मशहूर थे अपने टेक्नोलॉजी के प्यार को लेके, और इसी वजह से उन्होंने इसरो का फाउंडेशन किया, एटॉमिक प्लान का फाउंडेशन किया और हिंदुस्तान को वर्ल्ड स्टेज में एक टेक्नोलॉजी को अपनाने वाला नेशन बनाया। इसके अलावा नेहरू जी ने उस समय की नजाकत को देखते हुए सेक्युलरिज्म को इंट्रोड्यूस किया लोगों के सामने, सोशलिज्म को लेके आए ताकि हिंदुस्तान गरीब और अमीर में बट ना जाए। उस समय हमारे देश में बहुत ज्यादा गरीबी थी, इसको देखते हुए सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म को अपनाना एक पॉजिटिव एस्पेक्ट था। आगे बढ़े तो नेहरू जी ने सिर्फ हिंदुस्तान को ही नहीं, बल्कि उस समय जो नए नए आजाद हुए नेशंस थे 1940s में, उन सब में आता था ग्लोबल साउथ। तो ग्लोबल साउथ को एक नया ऑप्शन दिया था नॉन अलाइनमेंट का। जब कोल्ड वॉर का समय चल रहा था और पूरी दुनिया यूएस और सोवियत यूनियन, जो आज का रशिया है, उसमें बट गया था, तो अब उन्होंने हम ग्लोबल साउथ के लोगों को, नेशंस को नॉन अलाइनमेंट का रास्ता दिखाया और हम नए आजाद हुए देशों को एक मौका दिया कि वो स्टैब्लिश्ड नेशंस के मोहरे बन के ना रह जाए। वो अपने इंटरनल डिस्प्यूट्स को हैंडल करें, खुद को खड़ा करें, खुद को मजबूत करें और ना ही यूएस का साथ दें और ना ही रशिया का साथ दें। इन सारी चीजों ने, पॉलिसीज ने नेहरू जी की हमारे देश को एक अलग चेहरा प्रदान किया, हमारे देश का एक अलग स्टैंडर्ड बनाया। पर क्या ये पॉलिसीज और स्ट्रैटेजीज काफी थी हमारे देश को ग्लोबल फ्रंट में स्टैब्लिश करने के लिए, या फिर जो हमारे अंदर ही अंदर डिस्प्यूट्स चल रहे थे, जो हमारी अंदर ही अंदर दिक्कतें थी, क्या उनको सॉल्व करने के लिए ये चीजें काफी थी? ऐसा नहीं है। नेहरू जी और उनकी गवर्नमेंट ने भी कई सारी गलतियां की, जैसे कि ज्यादातर गवर्नमेंट्स करती ही करती हैं। नेहरू जी और उनकी गवर्नमेंट ने भी कुछ ऐसे डिसीजंस लिए थे जिसका खामियाजा सिर्फ हमने उस समय नहीं भुगता, बल्कि आज 2026 में भी हम एज इंडियन नेशनल्स भुगत रहे हैं। तो आज हम ये समझेंगे कि वो कौन सी नेहरू जी की गलतियां थी, उनकी गवर्नमेंट की गलतियां थी, जिसको आज तक हम लोग झेल रहे हैं। नेहरू जी की पॉलिसी और स्ट्रैटेजीज को जब सबसे बड़ी दिक्कत थी, वो थी लाइसेंसिंग राज। तो नेहरू जी की पॉलिसीज के मुताबिक उन्होंने इंपोर्ट्स को सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश की, जो एक बहुत ही अच्छी चीज थी। इंपोर्ट्स को सब्स्टिट्यूट करने के लिए उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर जो भी इंडस्ट्रीज थी, उन सबका स्टेट कंट्रोल कर दिया और लाइसेंसिंग स्टेट के कंट्रोल में आ गई, जिसकी वजह से सबसे पहले प्राइवेट सेक्टर को फ्लरिश करने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिला। दूसरा ये हुआ कि बहुत ज्यादा करप्शन बढ़ गया, क्योंकि पावर सारी की सारी स्टेट के पास थी और उनके एम्प्लॉयज के पास थी। इस वजह से जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट था, वो भी हिंदुस्तान में ना के बराबर था, और जो इंटरनल इंडस्ट्रीज थी, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर हो गया, टेलीकॉम सेक्टर हो गया, ये सब बहुत ही ज्यादा इनइफेक्टिव और इनएफिशिएंट बन गया था, क्योंकि इनको कोई भी एक्सपोजर नहीं मिल रहा था बाहर की इंडस्ट्रीज का, बाहर के बिजनेसेस का, और इंटरनली ही ये सब अपने में ही कंट्रोल कर रहे थे और खुद ही इनएफिशिएंट बनते जा रहे थे।
इन सारी पॉलिसीज और स्ट्रैटेजीज की वजह से उस वक्त जो हिंदुस्तान का ग्रोथ रेट हो गया था वो होता था 3 से 4%। और इस ग्रोथ रेट को 1978 में राजकृष्णा ने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अपने एक लेक्चर के दौरान टर्म दिया हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ से डिनोट किया गया 3 से 4% उस वक्त ग्रोथ रेट हो रहा था। और ताकि इसके ऊपर उनको कोई क्रिटिसिज्म ना मिले, इसके लिए उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि हिंदू रेट ग्रोथ का जो मतलब है वो ये नहीं है कि हिंदू रिलीजन की वजह से इतना कम ग्रोथ रेट हो रहा है। उन्होंने बोला, राजकृष्णा ने बोला और नेहरू जी की गवर्नमेंट ने बोला कि इस टर्म का मतलब ये है कि जो हिंदुस्तान में गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, एक तो उसकी वजह से दिक्कतें आ रही हैं और दूसरी ग्रोथ रेट जो कम है, दिक्कतें हैं हमारे कल्चरल रूट्स में। अब हमारा कल्चरल रूट्स कहाँ जाता था? हिंदुइज्म पे। तो कैसे उन्होंने हिंदू रिलीजन को नहीं रिलेट किया हिंदू ग्रोथ रेट से? एब्सोल्युटली किया। तो एक तरफ तो नेहरू जी और उनकी गवर्नमेंट बात करती थी सेक्युलरिज्म में, जिसमें सबको इक्वल राइट्स दिए जाते थे, और एक तरफ उनकी पॉलिसीज, उनकी स्ट्रैटेजीज जो नाकामयाब हो रही थी डेवलपमेंट में और हमको दिन पर दिन और गरीब बनाती जा रही थी और इनइफेक्टिव और इनएफिशिएंट बनाती जा रही थी, उसका सारा का सारा गलती उन्होंने मर दी हिंदू ग्रोथ रेट का टर्म देके। तो ये जो लाइसेंसिंग राज था, ये जो स्टेट कंट्रोल था, जो पहले 10-15 साल नहीं रखा गया बल्कि बहुत लंबे समय तक रखा गया, इन सारी चीजों ने बहुत बड़ा लाइसेंसिंग राज का करप्शन बनाया और ये था नेहरू जी की सबसे बड़ी गलती। जो दूसरी बड़ी गलती थी नेहरू जी और उनकी गवर्नमेंट की, वो थी उनकी फॉरेन पॉलिसीज। नेहरू जी बहुत ही आइडियलिस्टिक दुनिया में रहते थे। उनको लगता था वो पहला नेशन बनाएंगे जिसको आर्मी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जबकि हिंदुस्तान चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ था, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो ईस्ट पाकिस्तान हो, चाहे वो वेस्ट पाकिस्तान हो। इसके बावजूद नेहरू जी आइडियलाइज करते थे कि हम पहला नेशन बनेंगे जो आर्मी को यूज ही नहीं करेगा, हम धीरे धीरे अपनी आर्मी को खत्म कर देंगे। इस आइडियलिस्टिक नोशन की वजह से 1962 में हमें पड़ा करारा तमाचा, जब इंडिया चाइना वॉर में हमारा जो प्रिपेयर्डनेस थी वो जीरो निकल के आई। ये पता चला कि मिलिट्री फ्रंट पे हम कितने कमजोर थे और किस तरह से चाइना से हम हारे, और साथ में हमने अपनी टेरिटरी भी खोई। उसके बाद ही नेहरू जी ने रियलाइज किया कि हमें मिलिट्री पावर को भी बढ़ाना पड़ेगा, पर तब तक हो गई थी देर, क्योंकि हमने अपनी टेरिटरी तो पहले खो ही दी। इसके बावजूद चाइना के साथ हमारे रिलेशनशिप्स बहुत खराब हो गए और उसका भुगतान हम आज भी कर रहे हैं। आज भी वो हिंदी चीनी भाई भाई वाला जो फ्रंट बनाया गया था वो कहीं भी किसी को भी नजर नहीं आता है, और आज भी हम टेरिटरी के टर्म्स में चाइना से लड़ रहे हैं। जो दूसरा फॉरेन पॉलिसी में बहुत बड़ी दिक्कत की नेहरू जी ने, वो था पाकिस्तान के साथ रिलेशंस। जब कश्मीर की बात आई तो नेहरू जी ने बजाय कि अंदर ही अंदर इंडिया और पाकिस्तान में इस इश्यू को रिजॉल्व कर दिया जाए, नेहरू जी पहुंच गए यूएन और यूएन में जाके रोना पिटना शुरू कर दिया कि देखो पाकिस्तान जो है कश्मीर को इलीगली ऑक्यूपाई करने की कोशिश कर रहा है या ऑक्यूपाई कर रहा है, और वहां पे सिटीजन्स के थ्रू जो हम वोटिंग कराना चाहते हैं वो कभी हो नहीं पा रही है। साथ ही साथ अपनी बढ़ाई करने के लिए और दिखाने के लिए कि हम कितने आइडियलिस्टिक है, वहां लगा दिया गया आर्टिकल 370 जिसने जम्मू कश्मीर को दे दिया स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन, स्पेशल राइट्स, और उस वजह से पाकिस्तान सीना चौड़ा करके इस इश्यू को इंटरनेशनल लेवल पे भी डिस्कस करने लगा, यूएन में भी डिस्कस करने लगा। इसका क्या खामियाजा हुआ? इसका खामियाजा हिंदुस्तानियों को ही भुगतना पड़ा कि उस वक्त यूएन में जो कंट्रीज रूल करती थी, यूएस और यूके, उन्होंने इसके ऊपर खेलना शुरू किया और बजाय कि हिंदुस्तान को एक क्लीन स्लेट दी जाए और कश्मीर का इशू अच्छे से डिस्कस किया जाए, उन्होंने पाकिस्तान का साइड देते हुए कश्मीर को स्पेशल पोजीशन दे दी और पाकिस्तान को भी मौका दिया कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे वो कश्मीर को अपना बता सके। और इस पूरे सिनेरियो को चेस की तरह यूज करके दूसरी कंट्रीज यूएस और यूके ने बहुत ज्यादा परेशान किया इंडिया को और अपीस किया पाकिस्तान को। अब कश्मीर में महाराजा ऑफ कश्मीर ने बड़ा ही साफ साफ तरीके से, लीगल तरीके से हिंदुस्तान के साथ आने का फैसला किया था, तो कश्मीर लीगली
जो डॉक्यूमेंट्स थे हर चीज के हिसाब से इंडिया का हिस्सा था और पाकिस्तान इलीगली कश्मीर को ऑक्यूपाई करने की कोशिश कर रहा था। तो ये मसला आपस में सॉल्व बड़ी आसानी से किया जा सकता था, लेकिन क्योंकि नेहरू जी चले गए यूएन में, इंटरनेशनल फोरम में, और वहां पे जाके बड़ा ही दुख प्रकट किया और एक आइडियलिस्टिक पूरे सिनेरियो में जीने वाले नेहरू जी ने अपने ही नेशन का नुकसान किया। क्योंकि कभी भी कोई भी दूसरा नेशन हिंदुस्तान के साथ खड़ा नहीं हुआ है, बल्कि हिंदुस्तान की दिक्कतों पे हमेशा दूसरे नेशंस ने, स्पेशली वेस्टर्न वर्ल्ड ने इनकैश करने की कोशिश की है, और उस समय भी वही हुआ। तो यूएन ने एक ऐसी पॉलिसी बनाई जिसके अंतर्गत उन्होंने महाराजा ऑफ कश्मीर ने जो इंडिया का साइड लिया था उसको पूरी तरह से गायब कर दिया, खारिज कर दिया, और पाकिस्तान और इंडिया को दोनों को ही लीगल मान लिया कि दोनों ही कश्मीर को ऑक्यूपाई करने के लीगल हकदार हैं, जबकि एक्चुअली ऐसा था नहीं। ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि नेहरू जी यूएन पहुंच गए थे, और इसकी वजह से हिंदुस्तान को बड़ा ही खामियाजा उठाना पड़ा और वो एक और लीगल पाकिस्तान के साथ लड़ाई में आगे बढ़ने लगा। यूएन ने 3 स्टेप्स बनाए और उसमें बोला कि स्टेप 1 में पाकिस्तान को अपने सारे नेशनल्स को कश्मीर से निकालना पड़ेगा और अपनी फोर्सेस को कश्मीर से हटाना पड़ेगा। स्टेप 2 में उन्होंने बोला इंडिया को भी अपनी फोर्सेस को कश्मीर से हटाना पड़ेगा, और स्टेप 3 ये था कि जो एक्चुअल कश्मीर में रहने वाले रेसिडेंट्स हैं उन सिटीजन से जो है एक वोटिंग कराई जाएगी जिसमें ये पूछा जाएगा कि आप इंडिया के साथ रहना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। अब पाकिस्तान बीइंग पाकिस्तान, उसने कभी स्टेप 1 पूरा ही नहीं किया, और 2019 तक हिंदुस्तान पाकिस्तान से कश्मीर के ऊपर लड़ता रहा, और फाइनली जब आर्टिकल 370 को मोदी गवर्नमेंट ने हटाया तब जाके इंटरनेशनल फोरम पे और इंडिया में भी कश्मीर आज हिंदुस्तान का अखंड हिस्सा बना। अगर नेहरू जी के आइडियलिस्टिक वर्ल्ड में हम रहते रहते आज तक, तो आज भी कश्मीर एक डिस्प्यूटेड स्टेट की तरह ही रहता, पर आज कश्मीर हिंदुस्तान का एक अखंड हिस्सा बन चुका है। यहाँ तक अगर वीडियो पसंद आया हो देन प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल। जो तीसरी सबसे बड़ी गलती थी नेहरू जी और उनकी गवर्नमेंट की, वो थी ग्रास रूट लेवल को जो है ना देखना। नेहरू जी और उनकी गवर्नमेंट ने अंधा पैसा झोंका आईआईटीज बनाने में, आईआईएम्स बनाने में, एम्स बनाने में, इसरो में, टेक्नोलॉजी में, जो बहुत ही अच्छी चीज थी। पर इन सारी चीजों को करते करते नेहरू जी और उनकी गवर्नमेंट ये भूल गई कि हिंदुस्तान एक गरीब देश था, हिंदुस्तान डिपेंडेंट था एग्रीकल्चर के ऊपर, और इस वजह से उन्होंने प्राइमरी एजुकेशन और एग्रीकल्चर पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। 1960s 1970s तक हिंदुस्तान की ज्यादातर जनता इलिटरेट थी। क्या फायदा उन आईआईटीज का, उन आईआईएम्स का, ऐसे इसरो का, जब आपकी मैक्सिमम जनता इलिटरेट है? क्या फायदा ऐसे एलीट इंस्टीट्यूशंस का जब आपकी जनता जिस एक मेन सोर्स पे डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर, वही ठीक से नहीं हो पा रहा है। हिंदुस्तान के एग्रीकल्चर स्ट्रांग होना शुरू हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन के आते आते, जो मिड 1960s और 70s में आया। मतलब जो नेहरू जी ने बेस बनाया, उन्होंने हमारी देश की जो मेजर जनता थी उसको उस बेस का हिस्सा बनाना भूल गए, और इसका खामियाजा हमने आज तक भुगता है, क्योंकि वो गरीबी हटाने में, वो जो एक भुखमरी हटाने में हमने आज तक स्ट्रगल किया है, वो उस बेस को बनाने में जो इन चीजों को निग्लेक्ट किया गया था उसका ही नतीजा है। अब आते हैं चौथे पॉइंट पे, जो बड़ा ही डिबेटेड पॉइंट है, वो है सेक्युलरिज्म। इक्वल राइट्स फॉर एवरीवन, इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एवरीवन। जो इक्वालिटी है वो बड़ी ही जरूरी है आज किसी भी सोसाइटी का डेवलपमेंट के लिए, इसलिए सेक्युलरिज्म बहुत ही अच्छी चीज है। लेकिन सेक्युलरिज्म के आड़े में स्यूडो सेक्युलरिज्म प्रैक्टिस करना, ये एक बड़ी ही अजीब सी आदत है नेहरू जी एंड फैमिली की। तो नेहरू जी ने डेफिनेटली हिंदुस्तान के सामने पहली बार सेक्युलरिज्म रखा, जहां पे बोला गया कि रिलीजन या कल्चर के बेसिस पे कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं होगा और सबको इक्वल राइट्स एंड ड्यूटीज दी जाएंगी। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन हुआ क्या? तो जब सोमनाथ मंदिर बनाने की बात आई तो नेहरू जी ने हाथ खड़े कर दिए और बोला कि सोमनाथ मंदिर जो हिंदुओं के लिए अत्यधिक पवित्र स्थान है और महत्वपूर्ण स्थान है,
उसको रीबिल्ड करने के लिए जब गवर्नमेंट से फंडिंग मांगी गई तो नेहरू जी ने बोल दिया कि नहीं, बिल्कुल आप इसको रीबिल्ड करिए, लेकिन गवर्नमेंट इसमें 1 रुपया नहीं लगाएगी। क्यों? क्योंकि ये दर्शाएगा कि हम सेक्युलर नहीं हैं, इसीलिए हम एक स्पेसिफिक कल्चर का, एक स्पेसिफिक रिलीजन का मंदिर बनवा रहे हैं, तो इसलिए हम इसमें एक भी पैसा नहीं लगाएंगे। आपको रीबिल्ड करना है तो आपस में मिलके कर लो। वहीं जब बात आती है टेम्पल कंट्रोल्स की, जब बात आती है टेम्पल से पैसा लेने की, जो चंदा दिया जाता है उसको अपने कंट्रोल में रखने में इस गवर्नमेंट को कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं हुई। लेकिन उन्हीं मंदिरों से जो पैसा लेते हैं टैक्स के फॉर्म में, उनको रिबिल्ड करने में, उनको मेंटेन करने में आ जाता है सेक्युलरिज्म। दूसरी चीज, जब बनाया गया हिंदू कोड लॉ, अब इसके अंतर्गत जो हिंदू धर्म में कुछ कुरीतियां थी वो नेहरू जी ने बिल्कुल हटाई, बहुत अच्छी चीज थी। लेकिन ये अच्छी चीजें करने के बाद उन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ को हाथ लगाने से बिल्कुल मना कर दिया। उन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ में कोई चेंजेस नहीं किए। अगर आपने हिंदुओं की कुरीति को हटाया तो आपने मुस्लिम्स की कुरीतियों को क्यों नहीं छुआ? इस पे नेहरू जी ने दिया अब ये बात बोली कि अभी अभी बेचारे मुसलमान इंडिया और पाकिस्तान के जो सेपरेशन हुआ है उससे बड़े ही ट्रॉमेटाइज्ड हैं। अगर हम उनके रिलीजन को टच करेंगे तो वो बेचारे बड़े ही परेशान हो जाएंगे। इसलिए मुस्लिम पर्सनल लॉ को बिल्कुल हाथ नहीं लगाया गया। और उसके बाद किस तरह का मुसलमानों का अपीसमेंट होता रहा, ये तो हम सबको पता ही है। हिंदुस्तान में जैसे ही माइनॉरिटी की बात आती है, माइनॉरिटी सिनोनिम है मुस्लिम्स का, मेजॉरिटी सिनोनिम्स है हिंदूस का। ये जो मेजॉरिटी सिनोनिम्स है हिंदूस का, ये बात तो समझ में आती है क्योंकि अल्टीमेटली ये पूरा जो देश है ये प्राचीन काल से सनातन धर्म का है, हिंदुइज्म का है, ठीक बात है। लेकिन माइनॉरिटीज में सिर्फ मुस्लिम्स कैसे आते हैं? हमारा देश बीइंग अ सो कॉल्ड सेक्युलर कंट्री, हमारे देश में तो पारसी भी रहते हैं, हमारे देश में तो क्रिश्चियंस भी रहते हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं, इतनी सारी माइनॉरिटीज हैं, लेकिन फिर भी माइनॉरिटीज में सिर्फ मुस्लिम्स ही आते हैं। ऐसा क्यों किया नेहरू जी ने? इस सेक्युलरिज्म के डेफिनेशन का भी कोई जवाब आज तक कम से कम हिंदूस तो नहीं ढूंढ पाए हैं और इसका जवाब मुसलमान देते भी नहीं हैं। ये था नेहरू जी का सेक्युलरिज्म और इसके आसपास चलने वाली पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस, और इन पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस का खामियाजा हम आज तक 2026 में भी उठा रहे हैं और ये चीज बड़ी ही स्पष्ट है, हर किसी को दिख रही है। तो इस तरह से नेहरू जी की कुछ चीजें तो हमारे देश के लिए बहुत ही बेहतरीन थी, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें की जो आज तक ठीक नहीं हो पाई उनके जाने के इतने सालों बाद भी। नेहरू जी ने आईआईटीज बनाए, टेक्नोलॉजी लाए, डैम्स बनाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, सब किया, लेकिन हमारे देश की जो मेजर जनता थी उसको उन्होंने अनएजुकेटेड ही छोड़ दिया। हमारे देश का जो मेजर काम था, जो खाने का सोर्स था, एग्रीकल्चर, उसको नेहरू जी ने बिल्कुल ही नजरअंदाज कर दिया। तो नेहरू जी ने बहुत ही दोगली स्ट्रैटेजीज अपनाई। ग्लोबल फ्रंट में खुद को स्टैब्लिश करने के लिए ऊपर ही ऊपर हमें बहुत सुंदर बनाने की कोशिश की और एक हद तक वो ठीक भी था, लेकिन जो ग्रास रूट लेवल पे दिक्कतें थी उनको वो डील करने में नाकामयाब रहे। सेक्युलरिज्म के आड़े में उन्होंने हिंदू सेंटिमेंट्स को बहुत दबाया, बहुत ही नीचे लेके गए, लेकिन वहीं उन्होंने हिंदू लॉज में चेंजेस करके हमारी कुरीतियों को समाप्त भी किया। ये बहुत ही सराहनीय बात है। लेकिन उसी सेक्युलरिज्म के डेफिनेशन के अगेंस्ट जाते हुए उन्होंने मुस्लिम्स का अपीजमेंट किया और उनकी जो कुरीतियां थी उनको वो कभी भी हाथ नहीं लगा पाए। इनफैक्ट उसको उन्होंने वैसे ही क्या वैसे ही छोड़ दिया। और फाइनली नेहरू जी ने जो नीतियां अपनाई फॉरेन पॉलिसीज को लेके, वो इतनी ज्यादा खराब साबित हुई कि आज भी चाहे बीजेपी गवर्नमेंट हो, चाहे कांग्रेस गवर्नमेंट हो, कोई भी
उसका पूरी तरह से तोड़ नहीं निकाल पा रहा है। हालांकि कश्मीर के मुद्दे पे आर्टिकल 370 को हटा के बीजेपी गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा काम किया और कश्मीर को हिंदुस्तान का एक अखंड हिस्सा बना दिया, जो नेहरू जी की बड़ी ही गलती की वजह से एक तरह से हमारे हाथ से पूरी तरह से जाने ही वाला था। लेकिन इंडिया चाइना बॉर्डर पे जो टेरिटरी को लेकर डिस्प्यूट आज तक है, वो सॉल्व करना किसी के भी बस की बात है नहीं, और उसका खामियाजा सिर्फ हमारी जनरेशन नहीं या हमारी पिछली जनरेशन नहीं, पर शायद हमारे आगे आने वाली भी कई जनरेशंस उठाएंगी। इसी नोट पे इसी तरह के और डिस्कशंस के लिए प्लीज टू लाइक आवर वीडियोस एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।